नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो अपने यहाँ पे एमसीक्यूज है वो रहेगा सीरीज नंबर यहाँ पे 56। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी दोस्त आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपन लगातार आपको मैं बताऊँ यहाँ पे अपन मॉर्निंग सेशंस के अंदर थ्योरी क्लास ले रहे हैं। साथ ही में दोस्तों अपन जो 9,999 क्वेश्चंस का प्रक्रम चला रखा है उसमें अपन यहाँ पे जो पार्ट नंबर है वो 56 यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों अपन बूस्टर डोज के रूप में छोटी छोटी क्लासें भी अपन यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं बीच बीच के अंदर। साथ ही में करंट अफेयर्स भी रिलेटेड ले रहे हैं। तो अपन अनेक प्रकार के जो प्रयास है वो लगातार आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए लगातार कर रहे हैं। तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर कर दें, फिर अपन लगातार दे रहे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज अपना यहाँ पे पहला क्वेश्चन 56 सीरीज का रहेगा दोस्तों यहाँ पे। वो देखे दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे शारीरिक विकास की गति है वो कौन सी अवस्था में है वो यहाँ पे मिनिमम हो जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास है वो यहाँ पे न्यूनतम हो जाता है। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। कि ध्यान रखना है बाल्यावस्था होती है दोस्तों यहाँ पे, चाइल्डहुड होता है, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे शारीरिक विकास की अवस्था जो गति होती है वो यहाँ पे न्यूनतम हो जाती है, फिर वापस से है वो यहाँ पे बढ़ने लगती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट क्या दिया गया है कि बाल्यावस्था में वृद्धि की गति धीमी हो जाती है। जो यहाँ पे चाइल्डहुड होता है उस दौरान है वो उसमें गति है वो धीमी हो जाती है, फिर वापस से है वो यहाँ पे तेज हो जाती है। तो सभी दोस्त जुड़ गए हैं वो एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर लगातार क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दिए गए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है अपना कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कौन सी एज रहने वाली है। विच स्टेज इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों आपको बता दूं बीच बीच में अपन लगातार है वो 5 से 10 मिनट का है वो यहाँ पे बूस्टर डोज भी ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। बूस्टर डोज भी अपन लगातार चला रहे हैं ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत है। छोटे छोटे फैक्ट भी अपन डाल रहे हैं, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे क्लास लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। कि यहाँ पे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है वो यहाँ पे इन्फेंसी जिसे अपन शेष अवस्था बोलते हैं, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि शेषावस्था में विकास की नींव बनती है। इन्फेंसी लेयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट है वो इस यहाँ पे रहने वाला है कि शेषावस्था में है वो विकास की नींव अपन यहाँ पे निर्माण करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा शिक्षण विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है। वाई आर टीचिंग मेथड यूजफुल है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि शिक्षण विधियां है वो क्यों यूजफुल है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के हेतु, या शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताना है दोस्तों। तो जो टीचिंग मेथड्स होती है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे ध्यान रखना उपरोक्त सभी यानी शिक्षण को क्या बनाती है, महत्वपूर्ण सुबोध बनाती है, आकर्षित बनाती है और रोचक बनाती है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि फैक्ट दिया गया है कि अच्छी विधियां लर्निंग को इफेक्टिव बनाती है। जो अच्छी टीचिंग मेथड होती है वो यहाँ पे जो शिक्षण होता है उसको इफेक्टिव बनाती है, उसको आकर्षित आकर्षित बनाती है ताकि और भी अच्छी तरीके से है वो लर्नर है वो उसको याद कर सके। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों शिक्षण विधि में शिक्षक का कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है। टीचिंग मेथड होती है दोस्तों यहाँ पे उसमें जो शिक्षक का कौन सा गुण है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा गुण रहेगा दोस्तों यहाँ पे शिक्षक का। ड्रेस रहेगी, एज रहेगी, क्वालिफिकेशन रहेगी, या फिर उसकी पोजीशन यानी पद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। शिक्षण विधि के अंदर जो शिक्षक की यहाँ पे क्वालिफिकेशन होती है, क्वालिफिकेशन योग्यता होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे तो फैक्ट दिया गया है कि शिक्षक योग्य शिक्षक बेहतर शिक्षण देता है, उसकी अगर क्वालिफिकेशन अच्छी रहेगी
तो वो क्या कर पाएगा दोस्तों, यहाँ पे बेहतर शिक्षण है वो यहाँ पे प्रदान कर पाएगा। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है, प्रस्तुतिकरण का कौन सा चरण विद्यार्थी के ज्ञान को पुनः जागृत करता है। दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन का जो कौन सा यहाँ पे स्टेज है जो यहाँ पे विद्यार्थी के पुनः ज्ञान को है वो पुनः जागृत करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रैक्टिस, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर या रिसिप्टेशन। दोस्तों यहाँ पे कौन सा जो स्टेज है वो विद्यार्थी के ज्ञान को पुनः जागृत करेगा, यानी अभ्यास है, प्रदर्शन है, भाषण है या फिर नवीनीकरण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नवीनीकरण है दोस्तों यहाँ पे। अब मतलब यहाँ पे पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को अपन जोड़ते हैं तो वो नवीनीकरण के रूप में जाना जाता है, जिसे अपन रिकैपिटुलेशन के नाम से जानते हैं। ये इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जो नवीन नवीनीकरण है जिसे अपन रिकैपिटुलेशन के नाम से जानते हैं, साथ ही वो रिवीजन में से रिवाइजन होता है, रिवीजन होता है। मतलब पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है, जिससे वो पहले वाले ज्ञान का है वो यहाँ पे रिवीजन होता है और नई शिक्षण है वो आसानी से बच्चा सीख पाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखे दोस्तों। पाठ योजना का चरण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे विच इज नॉट स्टेप ऑफ लेसन प्लान है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पाठ योजना का कौन सा चरण इसमें से नहीं है। वार्मिंग अप है, टीचिंग है, कूल डाउन या फिर प्रैक्टिस। दोस्तों पाठ योजना दो प्रकार की मैंने बताई थी। एक जनरल लेसन प्लान होता है और एक यहाँ पे स्पेसिफिक लेसन प्लान होता है। दोनों में ही ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। उसमें से जो कौन सा स्टेप नहीं रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे कूल डाउन होता है, जिसे अपन शीतलीकरण के नाम से जानते हैं, वो पाठ्य योजना का भाग नहीं है, बल्कि ये एक्टिविटीज या गेम से रिलेटेड पार्ट है, जो किसी भी एक्टिविटी या गेम को खत्म करने के बाद में की जाती है। तो ये लेसन प्लान का पार्ट यहाँ पे नहीं है। फैक्ट भी देख सकते हैं आप दोस्तों। फैक्ट देखिए, फैक्ट दिया गया है कि कूल डाउन खेलों में होता है, लेसन प्लान में ये नहीं होता। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। गेम्स के अंदर है वो कूल डाउन करते हैं अपन गेम्स एक्टिविटीज को खत्म होने के बाद में। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि खेल सामग्री के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दोस्तों विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ सिलेक्टिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं अपन। कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को अपन अगर सेलेक्ट करते हैं, खरीदते हैं, तो उस समय है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक फैक्टर है वो यहाँ पे कौन सा रहने वाला है। यानी जो भी चीज खरीद रहे हैं उसकी यहाँ पे कॉस्ट रहेगी, सोर्स रहेगा, यूटिलिटी या फिर क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बताना है। और सर जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर भी कर दे और लाइक कर दे दोस्तों। लगातार आपके लिए मॉर्निंग सेशंस के अंदर है वो थ्योरी क्लास भी ली जा रही है। साथ ही में दोस्तों जो एमसीक्यू क्लास है वो भी आपकी लगातार जो करंट अफेयर्स है उसकी भी क्लास आपके लिए लगातार ली जा रही है। साथ ही में दोस्तों आपके जो बूस्टर डोज के रूप में यहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट्स के लिए यहाँ पे 5 से 10 मिनट की क्लास वो भी आपके लिए लगातार ली जा रही है। तो आपकी तैयारी को किसी भी तरीके से कोई कमी ना रहे, इसके लिए लगातार आपके लिए क्लासेस ली जा रही है। तो खेल सामग्री के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। उसकी गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिपेंड करेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि गुणवत्ता सुरक्षा और टिकाऊपन सुनिश्चित करती है। गुणवत्ता क्या करती है दोस्तों यहाँ पे, तो गुणवत्ता उसकी क्वालिटी है वो उसकी सुरक्षा और साथ में उसका टिकाऊपन कितने लंबे समय तक वो चल सकती है, वो सारे डिपेंड इसके ऊपर यहाँ पे करने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा में कौन सा सर्वे साधन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे विच इज नॉट एन ऑडियो एड है वो यहाँ पे कौन सा है, नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सर्वे दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में 3 प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे साधन होते हैं, जिसमें से एक होता है यहाँ पे दृश्य साधन, दूसरा यहाँ पे सर्वे और तीसरा होता है सर्वे और दृश्य, दोनों यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ऑडियो विजुअल है, यहाँ पे ऑडियो एड कौन सा नहीं है, तो रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, फिल्म स्लाइड है, ग्रामोफोन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एक विजुअल एड है, ये दृश्य साधन है ना कि सर्वे साधन है। तो रेडियो, टेप रिकॉर्ड और ग्रामोफोन है वो यहाँ पे सर्वे साधन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी आपको दिया गया है। तो फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि दोस्तों जो फिल्म स्लाइड होती है वो फिल्म स्लाइड क्या करती है, विजुअल एड है, दृश्य यहाँ पे साधन रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक को सबसे अधिक दुष्प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है।
जो फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होता है दोस्तों यहाँ पे, उसको सबसे अधिक दुष्प्रभावित, उसको इफेक्ट करने वाला कारक यहाँ पे नेगेटिविटी है, उसको करने वाला फैक्टर कौन सा यहाँ पे रहने वाला है? सरकारी नीतियां है, पाठ्यक्रम विविधता है, रोजगार की कमी है, या फिर नेतृत्व की कमी है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी यहाँ पे फैक्टर रह सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक अगर देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन जो शिक्षक है उसको प्रभावित करने वालों के अंदर है वो सबसे ज्यादा लीडरशिप है, वो इसके लिए बैड लकी यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी, नेतृत्व की कमी है वो सबसे ज्यादा सारी शिक्षक को दुष्प्रभावित यहाँ पे करती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो इसको इफेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे लीडरशिप है, वो लीडरशिप टेक्निक इफेक्टिवनेस को प्रभावित करती है, उसकी प्रभावशीलता को यहाँ पे सबसे ज्यादा कमी करती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कि सभी टीमों के आपस में खेलने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? सभी टीमों को आपस में खेलने वाली प्रतियोगिता यहाँ पे क्या कहलाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। लीग, कॉम्बिनेशन, नॉकआउट, या फिर चैलेंज? दोस्तों 10 टीम है और 10 टीम आपस में एक दूसरे से मैच खेल रही है एक दूसरे से, तो वो कौन सी प्रतियोगिता रहेगी दोस्तों यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों लीग प्रतियोगिता है वो सभी, एक दूसरी टीम है वो सभी से खेलने का मौका मिलता है। लीग दो प्रकार की यहाँ पे, सिंगल नॉकआउट, सिंगल लीग और यहाँ पे डबल लीग यहाँ पे होती है, तो दो प्रकार की है लीग प्रतियोगिता यहाँ पे रहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, ये जो लीग में सभी टीमें आपस में क्या करती है, मैच खेलने का यहाँ पे मौका मिलता है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि 32 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में, ध्यान रखना टीम 32 है, वो प्रतियोगिता सिंगल नॉकआउट है, में विजेता तय करने के लिए है वो कितने मैच करवाए जाएंगे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों टीमें कितनी है, 32 है, नॉकआउट है, वो भी सिंगल नॉकआउट की बात कर रहे हैं अपन, उसमें जो विनर है उसको निकालने के लिए कितने मैच करवाए जाएंगे? तो मैच निकालने का जो सूत्र होता है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, n-1 होता है दोस्तों यहाँ पे। तो 32 टीम है, एक निकालेंगे तो टोटल यहाँ पे 31 मैच यहाँ पे रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, यहाँ पे नॉकआउट मैच निकालने में कुल मैच का सूत्र निकालने के लिए अपन n-1 यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखे दोस्तों यहाँ कि पूरक खेल के द्वारा खिलाड़ी में क्या विकसित किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे पूरक खेल खेलते हैं अपन, सप्लीमेंट्री जो गेम्स होते हैं वो अगर खिलाते हैं, मुख्य खेल के साथ में अपन पूरा खेल खिलवाते हैं, तो वो क्या डेवलपमेंट करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। रणनीति निर्माण में यानी स्ट्रेटेजी में सहायक होते हैं, रिकवरी में, स्किल डेवलपमेंट में, या टैक्टिक्स में, किसके अंदर वो सबसे ज्यादा फायदा देते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि जो खेल कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट में है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे मान लो अपन क्रिकेट खेल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो क्रिकेट खेलते हैं, मेन गेम अपना क्रिकेट है, लेकिन अपन बीच में पूरा खेल के रूप में अगर फुटबॉल खेलेंगे तो पैरों से खेलेंगे, तो जैसे ही फील्डिंग करेंगे क्रिकेट के अंदर तो बॉल को अपन पैरों से रोकने की अपने को क्या मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट, तो पूरा खेल खेलते हैं वो अपने को क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे, मूल कौशल सुधारते हैं, वो अपना मूल है इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे बेसिक क्या करते हैं, स्किल को डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रतिरोधक व्यायाम के सिद्धांतों की व्याख्या किसने की थी? दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोधक व्यायाम की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं अपन, तो उसके सिद्धांतों की व्याख्या किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। बिकिला, मॉर्गन एडमसन, एडोल्फ फिक, या फिर अरस्तु? प्रतिरोधक व्यायाम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसमें प्रतिरोधक कोई भी हो सकता है, कोई सामने वाला कोई व्यक्ति या खिलाड़ी भी हो सकता है, या कोई भारी वस्तु भी हो सकती है, या कोई हवा का बल हो सकता है, तो ये प्रतिरोध होते हैं सामने वाले के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, एडोल्फ फिक है वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, प्रतिरोध व्यायाम यानी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के बारे में उसने यहाँ पे व्याख्या की थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एडोल्फ फिक मांसपेशी विज्ञान में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे किसके अंदर, मसल्स साइकोलॉजी है दोस्तों यहाँ पे, फिजियोलॉजी उसके अंदर है वो सबसे ज्यादा इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, इनमें से किस उच्च विशिष्ट तथा गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा? इनमें से किसे उच्च विशिष्ट और गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम अपन दे सकते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी कौन सा अपन, तो हाई स्पेशलाइज और साथ ही में इंटेंसिव ट्रेनिंग है, गहन प्रशिक्षण है वो किसे दे सकते हैं, बच्चों को,
नौसिखिए खिलाड़ी यानी बिगिनर्स को, अप्रशिक्षित खिलाड़ी यानी अनट्रेंड प्लेयर, या फिर इलाइट एलिट एथलीट यानी उच्च स्तरीय खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो हाई स्पेशलाइजेशन जो ट्रेनिंग, साथ ही में दोस्तों इंटेंसिव ट्रेनिंग है, गहन प्रशिक्षण है, वो अपन यहाँ पे ध्यान रखना है। उच्च स्तरीय खिलाड़ी होते हैं यानी एलाइट प्लेयर होते हैं, एथलीट होते हैं, उनको ही अपन यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि उच्च स्तर के खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी सीखने वाले बिगिनर्स और चाइल्ड बच्चों को अपन इसमें नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, प्रशिक्षण सत्र में किए गए कुल कार्य, ये अपन ट्रेनिंग सेशंस के अंदर यहाँ पे टोटल वर्क कर रहे हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कोई भी सेशन है दोस्तों, यहाँ पे मान लो मॉर्निंग सेशन है, मॉर्निंग सेशन अपन ने 2 घंटे का लिया एक से यहाँ पे, यानी दो, 1 या 2 घंटे का लिया, तो उस 1-2 घंटे के अंदर टोटल वर्क कर रहे हैं, उसको किस नाम से जानेंगे? फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, वॉल्यूम, या फिर इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पे टोटल वर्क कुल कार्य बराबर यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे रहने वाला है, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा? कुल कार्य यानी टोटल वर्क है वो इसका यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे कि वॉल्यूम बराबर है वो कुल कार्य यानी टोटल वर्क है वो यहाँ पे रहता है। ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, सहनशीलता विकास की पुनरावृत्ति विधि कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे सहनशीलता विकास जिसे अपन एंडोरेंस डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, उसकी पुनरावृत्ति विधि कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विच एयर रिपीटेशन मेथड टू एंडोरेंस डेवलपमेंट करने के लिए है, पुनरावृत्ति कौन सी रहेगी दोस्तों? यहाँ पे लगातार यानी कंटिन्यूस स्लो रन, कंपटीशन, फॉल्ट लेग, स्लो एंड फास्ट ट्रेनिंग। अब देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो सहनशीलता एंडोरेंस होती है, इस एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए है वो लगातार विधि होती है, ये भी मान्य होती है। प्रतियोगिता भी रहेगी, फास्ट लेग रहेगी और मंदी स्पून। लेकिन इनमें से सबसे अगर अच्छी विधि देखा जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फास्ट लेग है वो यहाँ पे सहनशीलता विकास की सबसे अच्छी यहाँ पे पुनरावृत्ति विधि यहाँ पे मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि फास्ट लेग को अपन स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या है? एक स्वीडिश शब्द है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि तेज दौड़ की गतिविधि द्वारा कौन सी योग्यता को विकास किया जाता है? तेज दौड़, स्प्रिंट रनिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसके द्वारा कौन सी यहाँ पे योग्यता डेवलप करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, एजिलिटी करते हैं, स्पीड या फिर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तेज दौड़ की गतिविधि द्वारा कौन सी विकास करेंगे, तो अपने को ध्यान रखना है। तो जो स्प्रिंट रेसेज होती हैं, स्प्रिंटिंग रेसेस होती हैं, वो अपन यहाँ पे स्पीड को यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी वही दिया गया है कि स्प्रिंटिंग है वो मुख्यतः स्पीड को डेवलप करती है। जो इतनी भी स्प्रिंट रेस होती है, चाहे मान लो 100 मीटर की स्प्रिंट के लिए अपन क्या कर रहे हैं, 30-30 मीटर की स्प्रिंट लगा रहे हैं, 50 मीटर के लगा रहे हैं, 10 मीटर के लगा रहे हैं, तो वो अपने को यहाँ पे टोटल इफेक्ट है वो यहाँ पे स्पीड को डेवलपमेंट करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि इनमें से किसमें भूमिका निभाने की रणनीति उपयोग की जाती है? इनमें से किसमें भूमिका निभाने की, यानी भूमिका की बात करें तो अपन रोल प्लेइंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। अपन यहाँ पे निभाने की रणनीति है वो उपयोग की जाती है, स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, वो किसमें की जाती है वो अपने को बताना है। टेक्निक के, व्याख्या, प्रशिक्षण या मूल्यांकन। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है दोस्तों आपको। इनमें से किसमें भूमिका निभाने है, यानी रोल प्लेइंग की स्ट्रेटेजी है वो यूज की जाती है, तो अपन टेक्निक है वो सीखते हैं, व्याख्या एक्सप्लेनेशन करते हैं उसमें कोई यूज नहीं होती है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन में नहीं होता है, लेकिन जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के अंदर है वो सबसे ज्यादा अपन भूमिका रोल प्लेइंग का है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, वो ट्रेनिंग के दौरान अपन यहाँ पे करते हैं। तो फैक्ट भी वही दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि रोल प्ले एक शिक्षण विधि है। रोल प्ले क्या है? भूमिका निभाने के लिए है वो यहाँ पे एक टीचिंग यहाँ पे मेथड है, जो टेक्निक है वो यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पे यूज की जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रतियोगिता अधिकारियों की सभा का आयोजन निर्णय का कर्तव्य है, यानी प्रतियोगिता अधिकारियों की जो सभा करी जाती है, जो कंपटीशन की जो यहाँ पे रेफरी होते हैं मान लो, उनकी जो मीटिंग की जा रही है, वो निर्णय का कौन सा कर्तव्य रहने वाला है?
कब करते हैं अपन? प्रतियोगिता के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनकी अपन यहाँ पे मीटिंग कब करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। बिफोर कंपटीशन, ड्यूरिंग या आफ्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो इजी रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। प्रतियोगिता के बिफोर कंपटीशन है वो अपन क्या करते हैं, ऑफिशियल्स की मीटिंग ले लेते हैं और फिर अपन यहाँ पे टोटल प्रतियोगिता के दौरान किस प्रकार अपने को क्या क्या कार्य करना है वो अपन यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्री मीटिंग से आयोजन सुचारू होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। प्री मीटिंग ले लेते हैं तो ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडार होता है। मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन स्टोरेज है वो किसके रूप में यहाँ पे रहता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक्टिन के रूप में, मायोसिन के रूप में, मायोग्लोबिन के रूप में, या फिर सार्कोमियर। मांसपेशी की कोशिका देखे, मसल्स की कोशिका देखे तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सार्कोमियर रहने वाली है। एक्टिन और मायोसिन है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, दो प्रकार के यहाँ पे फिलामेंट पाए जाते हैं मसल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पे कि मायोग्लोबिन के रूप में है वो मांसपेशी में क्या करता है, ऑक्सीजन है वो यहाँ पे भंडारित रहती है मायोग्लोबिन के रूप में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी वही है कि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर करता है। जो मांसपेशी के अंदर जो मायोग्लोबिन पाया जाता है वो यहाँ पे O2 का स्टोरेज, ध्यान रखना, स्टोरेज यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए यानी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, उसमें जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो किसका उपयोग करती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अमीनो एसिड का, ग्लूकोज, फैटी एसिड, या फिर सुक्रोज। तो दोस्तों सेल्स होती हैं वो किसका उपयोग करती है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ग्लूकोज का उपयोग करती है। जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे किस सेल्स के अंदर, यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया है, लीवर है, यकृत है, इनके अंदर किस रूप में, तो वो ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पे भंडारित रहता है उसको तोड़ के यहाँ पे ग्लूकोज के रूप में सीधा अपने को यहाँ पे ऊर्जा देती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेन सोर्स रहेगा ग्लूकोज, मुख्य ऊर्जा स्रोत है, यानी मेन सोर्स एनर्जी रहेगी वो यहाँ पे ग्लूकोज रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल के रूप में कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कोशिका का यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है जिसे अपन सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल के रूप में जानते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, लाइसोसोम। इसे कोशिका का अंतःपाचन उपकरण भी ध्यान रखना है दोस्तों, इसे अंतःपाचन उपकरण भी अपन इसे बोलते हैं, पाचन उपकरण भी बोलते हैं। इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी के नाम से भी जानते हैं, इसे सिवेंजर सेल्स के नाम से जानते हैं, अनेक नाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लाइसोसोम होता है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कोशिका का सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल बोलते हैं। और ये क्या करता है दोस्तों, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये कोशिका के अंदर जो ऑर्गन होते हैं डैमेज, उनको यहाँ पे खा जाता है। और अगर पूरी कोशिका ही डैमेज हो जाती है तो उसे स्वयं को खत्म करके क्या करता है, पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइसोसोम है वो अपशिष्ट पदार्थ को यहाँ पे हटाता है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक नहीं है यानी कनेक्टिव टिश्यू है वो यहाँ पे कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ब्लड, बोन, स्किन, या टेंडन। दोस्तों यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वो चार प्रकार के रहेंगे, अपने को यहाँ पे याद रखना है। यानी उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, मांसपेशीय ऊतक होता है, और यहाँ पे तंत्रिका ऊतक होता है। तो यहाँ पे संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, ये उपकला ऊतक होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे त्वचा है वो एपिथेलियल टिश्यू होती है, बल्कि है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, बाकी है वो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24। ऐसी पेशियां जो अस्थियों से जुड़ी नहीं होती है, ऐसी पेशियां है कौन सी होती है जो अस्थियों से नहीं जुड़ी हुई होती है। दोस्तों यहाँ पे पेशियां दो प्रकार की रहेगी, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। एक ऐच्छिक, दूसरी अनैच्छिक।
और तीसरी यहाँ पे कार्डियक होती है। तो 3 प्रकार की है वो यहाँ पे मांसपेशियाँ रहेगी। तो जो अस्थियों से जुड़ी होती है उसे स्केलेटल मसल्स, रेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। बाकी जो नहीं जुड़ी होती है उसे अपन स्मूथ मसल्स, अरेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इसे अपन अनैच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स्मूथ मसल्स है जो अंतरंग अंगों में यहाँ पे होती है, बाकी जो हड्डियों से जुड़ी होती है वो यहाँ पे ऐच्छिक मसल्स यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट तो आगे क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर की सबसे पतली या छोटी हड्डी कौन सी है? इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन। अगर सबसे बड़ी पूछी जाए, सबसे लंबी हड्डी पूछी जाए, बड़ी पूछी जाए, तो यहाँ पे फीमर, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, फीमर होती है जो जांग के अंदर पाई जाती है। लेकिन सबसे छोटी पूछी गई है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्टेपीज होता है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान के अंदर, कान में भी अगर देखा जाए तो मध्य कर्ण के अंदर है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों स्टेपीज है वो कान में पाई जाती है, जो मध्य कर्ण है उसके अंदर है, वो जो अपना कान होता है दोस्तों यहाँ पे, ये कान की बनावट है, इस कान के अंदर है वो यहाँ पे मध्य कर्ण के अंदर है वो यहाँ पे स्टेपीज हड्डी यहाँ पे पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26, अस्थि मज्जा मुख्यतः किस प्रकार की हड्डियों में पाया जाता है? अस्थि मज्जा जैसे अपन बोन मेरो के नाम से जानते हैं, वो बोन मेरो कौन सी प्रकार की यहाँ पे हड्डियों के अंदर पाया जाएगा? छोटी हड्डियां, इरेगुलर हड्डी होती है, असमकृत लंबी हड्डियां, लॉन्ग, या कंडरा अस्थि जिसे अपन सिस्मोइड बोन भी बोलते हैं, कौन सी हड्डियों के अंदर पाया जाएगा? तो दोस्तों जो हड्डियां होती है, आपको बताऊं मैं, तो जो लंबी हड्डियां होती है, उन लंबी हड्डियों के जो बीच का भाग होता है उन्हें साफ्ट के नाम से जानते हैं, इसे अपन साफ्ट के नाम से जानते हैं। तो साफ्ट के अंदर है वो यहाँ पे बोन मेरो रहेगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, लंबी हड्डियों के अंदर है वो यहाँ पे क्या पाया जाता है? बोन मेरो पाया जाता है, जिसमें है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स का यहाँ पे निर्माण होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग बोन के अंदर क्या पाया जाता है? मेरो है, मज्जा है, वो पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर की गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र कौन है? दोस्तों यहाँ पे विच सिस्टम कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज है वो यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इजी रहेगा दोस्तों, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्जेटरी सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम। शरीर का चीफ कंट्रोलर, इसे अपन चीफ कंट्रोलर के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। मॉर्निंग सेशन की अपन थ्योरी की क्लास ले ली है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तंत्रिका तंत्र है वो यहाँ पे चीफ कंट्रोलर रहेगा, कंट्रोल। तो दोस्तों थ्योरी की क्लास में अपन ने यहाँ पे तंत्रिका तंत्र भी पढ़ा दिया है, साथ ही में दोस्तों पाचन तंत्र पढ़ा दिया है। अब अपना यहाँ पे जो चल रहा है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे कोशिका चल रही। तो आप लगातार है मॉर्निंग सेशन में आप थ्योरी की क्लास भी लेते रहे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नर्वस सिस्टम है वो अपना क्या रहेगा? चीफ कंट्रोलर रहेगा। और वो ध्यान रखना, नर्वस सिस्टम साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों मिलके हैं वो शरीर के चीफ कंट्रोलर यहाँ पे कहलाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? ब्रेन होता है, उसकी सबसे यहाँ पे बाहरी झिल्ली पूछी गई है दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया था, मैंने जैसे ही दोस्तों आपको बताऊं, न्यूरो नर्वस सिस्टम पढ़ाया है, उस नर्वस सिस्टम में आप देखना ब्रेन पढ़ाया है मैंने। तो ब्रेन के 3 भाग पढ़ाए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। उस समय मैंने बताया था कि जो ब्रेन का जो बाहरी भाग होता है, ब्रेन होता है, उसके यहाँ पे 3 लेयर यहाँ पे पाई जाती है, और साथ ही में एक इसमें फ्लूइड पाया जाता है जिसे अपन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो उसमें से जो पहली परत थी बाहरी परत, उसे डूरामेटर, फिर अरेक्नोइड और फिर पायामेटर। तो यहाँ पे 3 झिल्लियां होती है, उसमें बाहरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत होती है। तो यहाँ पे कौन सी परत रहेगी? बाहरी परत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ड्यूरामीटर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्रेन के यहाँ पे सबसे बाहरी आउटर लेयर यहाँ पे रहती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी वही है कि ड्यूरामीटर है वो यहाँ पे आउटर लेयर होती है, मिडिल लेयर मैंने बता दिया ड्यूरामीटर, फिर अरेक्नोइड आती है और फिर पायामीटर होती है। तो यहाँ पे मध्य और यहाँ पे इंटरनल यहाँ पे लेयर रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29, मानव में कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती है? दोस्तों यहाँ पे कपाली तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे क्रेनियल नर्व कितनी रहेगी? दोस्तों अपन तंत्रिका तंत्र पढ़ाते हैं, उसमें जो पेरिफेरल सिस्टम पढ़ाते हैं, पेरिफेरल यहाँ पे सीएनएस के अपन ने दोस्तों यहाँ पे नर्वस के 3 भाग बताए थे, सीएनएस, पीएनएस और यहाँ पे एएनएस। तो यहाँ पे सीएनएस में अपन देखा था, पीएनएस होता है उसमें पेरिफेरल सिस्टम में 2 प्रकार की यहाँ पे तंत्रिकाएं पाई जाती है, एक क्रेनियल नर्व, दूसरे यहाँ पे स्पाइनल नर्व।
स्पाइनल नर्व होती है 31 जोड़ी होती है, और साथ में क्रेनियल नर्व होती है वो 12 जोड़ी यहाँ पे रहती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। जो 12 जोड़ी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्रेनियल मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, व्यायाम के दौरान हृदय आयतन कितना हो सकता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वो कितना यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन देखें, नॉर्मल बात करें, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है वो कितना रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो एक एक यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे एक बीट के अंदर है वो यहाँ पे 17 ml, एक बार हृदय धड़कता है तो यहाँ पे 17 ml रक्त बाहर निकलता है। तो इस प्रकार अगर देखिए 1 मिनट में 72 बार धड़केगा तो यहाँ पे 17 ml प्रत्येक धड़कन में निकालेगा, तो यहाँ पे लगभग 5 लीटर अपन यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्मल टाइम में। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो वो लगभग कितना बढ़ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे उस वो ध्यान रखना 15 लीटर है वो यहाँ पे लगभग क्या चला जाता है, हृदय आयतन यहाँ पे कार्डियक आउटपुट है वो यहाँ पे चला जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सरसाइज में कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो 5 लीटर से वो लगभग बढ़ के 15 लीटर तक चला जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ी कौन सी होती है? दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे श्वेत रक्त कणिका दो प्रकार की रहेगी। सबसे पहले तो आपको बताऊं, ग्रेनुलोसाइट रहेगी और एग्रेनुलोसाइट रहेगी। अब जो ग्रेनुलोसाइट है वो भी है दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल रहेगी, और यहाँ पे जो एग्रेनुलोसाइट है वो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट यहाँ पे रहेगी। तो इन दोनों में देखिए तो सबसे बड़ी पूछी गई है तो यहाँ पे मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। मोनोसाइट है वो सबसे लंबी यहाँ पे, सबसे बड़ी यहाँ पे डब्ल्यूबीसी यहाँ पे रहने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोनोसाइट है वो सबसे बड़ी यहाँ पे डब्ल्यूबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी क्या करती है तो शरीर में है वो यहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी है वो यहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम उसको डेवलप करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो नीले संकोचन वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, की अवधि यहाँ पे कितनी रहेगी? नीले संकोचन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे टोटल कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकंड के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसमें से सिस्टोल और डायस्टोल की बात करें तो सिस्टोल है वो यहाँ पे कितने से मिले, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे सिस्टोल में 0.3 और डायस्टोल में 0.5 लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो नीले का संकोचन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे वेंट्रिकुलर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 0.3 सेकंड है वो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर नीले के संकोचन में लगने वाला यहाँ पे टाइम रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, व्यायाम का प्राणवायु आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वाइटल कैपेसिटी की अपन बात कर रहे हैं। वाइटल कैपेसिटी जो अपन जीवधारिता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसे अपन जीवधारिता के नाम से भी जानते हैं। तो इस व्यायाम का जो प्राणवायु है वाइटल कैपेसिटी है उस पर क्या प्रभाव इफेक्ट पड़ेगा, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे चाहे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, चाहे अपन यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, दोनों ही रूप में देखें तो यहाँ पे जो व्यायाम के दौरान है दोनों ही चीजें, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा कार्डियक आउटपुट के रूप में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे प्राणायु है वो यहाँ पे लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सरसाइज के दौरान है वो क्या है, वाइटल कैपेसिटी है वो यहाँ पे क्या होती है, बढ़ जाती है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34, ग्लाइकोजिन का संग्रह कहाँ होता है? दोस्तों यहाँ पे ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज शरीर में अगर अपन ज्यादा ले लेते हैं तो वो किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में है वो स्टोर होता है। और उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनो रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे आमाशय यानी स्टोमक, छोटे आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, या फिर गोल ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, लीवर यकृत होता है। साथ ही में दोस्तों जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, उसके अंदर है क्या रह जाएगा, ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी वही दिया गया है कि लीवर और साथ ही में मसल्स के अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों यहाँ पे वेयर आज पीनियल ग्लैंड लोकेटेड है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, जिसे अपन शरीर का बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्लॉक के नाम से भी जानते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसे अपन पीलियर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कहाँ रहेगी, श्वास नली, मस्तिष्क, वक्ष के पास या फिर पलिया। वक्ष के यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन करना है, वक्ष है, चेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे पीनियल ग्लैंड कहाँ स्थित रहेगी, क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे जो पीनियल ग्लैंड होती है वो मस्तिष्क में रहेगी दोस्तों, यहाँ पे ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वो पीनियल ग्लैंड के द्वारा है वो कौन सा यहाँ पे हार्मोन, तो मेलाटोनिन है वो यहाँ पे हार्मोन यहाँ पे निकालती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों यहाँ पे नेत्र की आंतरिक परतों का की रक्षा कौन करता है। जो आंखों की है वो इंटरनल लेयर है, इनर लेयर है, उनकी यहाँ पे आप प्रोटेक्ट कौन करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कॉर्निया, आइरिस, श्वेत पटल या सिलियरी बॉडी। दोस्तों जो आंख होती है, अपनी आंख होती है, इन आंखों की अपन है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे परतों का है वो यहाँ पे इनर लेयर है, इन इनर लेयर का यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का कार्य कौन करेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो आंख रहेगी अपनी, इस आंख की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। दोस्तों जी सिलेरी बॉडी होती है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, आंखों की जो आंतरिक लेयर है, इनर लेयर है, उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 कि मनुष्य में लगभग कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं। दोस्तों यहाँ पे टेस्ट बड्स की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे वो कितनी स्वाद कलिकाएं यहाँ पे होती हैं। अब सबसे पहले देखा तो जीभ होती है अपनी दोस्तों, यहाँ पे जीभ है, ये अपनी जीभ है, इस जीभ के ऊपर है वो क्या पाई जाती है, तो पेपिलरी, पेपिलरी पाई जाती है दोस्तों यहाँ पे पेपिलरी। और पेपिलरी के ऊपर ही है वो यहाँ पे टेस्ट बड पाए जाते हैं। तो पेपिलरी का मतलब ऐसे छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, इन उभारों के ऊपर क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती है। और उनमें देखे अपन तो दोस्तों यहाँ पे शुरू में है, शुरुआती भाग में है वो यहाँ पे मीठे का अनुभव, लास्ट में है वो दोस्तों यहाँ पे कड़ा और यहाँ पे खट्टा, और साथ में जो पार्श्व भाग होते हैं उसके अंदर है वो यहाँ पे कौन सा तीखा आया है वो यहाँ पे पाया जाता है। और कितने टेस्ट बड्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे 10,000 के लगभग है वो टेस्ट बड्स यहाँ पे जीभ टंग के ऊपर यहाँ पे पाई जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे फैक्ट वही दिए गए हैं, लगभग है वो 10,000 टेस्ट बड्स हैं, स्वाद कलिकाएं हैं वो यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 38, गुर्दों में निस्पंदन दाब कितना होता है दोस्तों, वो व्हाट इज द फिल्ट्रेशन प्रेशर, किडनी की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी अपना जो ब्लड फिल्ट्रेशन चल रहा है उस फिल्ट्रेशन के दौरान जो ब्लड का प्रेशर है वो किडनी में है वो कितना रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। अपना जो ब्लड प्रेशर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 120/80 mmHg होता है, लेकिन फिल्ट्रेशन के दौरान जो किडनी के अंदर, दोस्तों अपन किडनी की बात कर रहे हैं, इन किडनियों की बात कर रहे हैं, तो किडनियों के अंदर अपन यहाँ पे बता रहे हैं वो फिल्ट्रेशन है यहाँ पे कितना रहने वाला है। दोस्तों इसके अंदर क्या रहेंगे, तो यहाँ में ग्लोमेरुलस रहते हैं, छोटे छोटे ग्लोमेरुलस, वो क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे ब्लड को छानने का कार्य करते हैं अंदर किडनी के अंदर। तो उस समय जो प्रेशर रहेगा वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 10 से 15 mmHg है वो यहाँ पे ब्लड प्रेशर यहाँ पे फिल्ट्रेशन के दौरान किडनी का रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 से 15 है mmHg यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि मूत्राशय की भीतरी परत किस ऊतक से बनी हुई है। दोस्तों अब जो यूरिन ब्लेडर होता है, इस यूरिन ब्लेडर की है वो यहाँ पे भीतरी परत है वो किसकी बनी हुई होती है। तो दोस्तों यूरिन ब्लेडर किस प्रकार का होता है, ये अपनी किडनियां होती है, ये अपनी क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो ये अपनी किडनियां है, इन किडनियों से अपने यूरेटर निकल के आता है और यहाँ पे यूरिन ब्लेडर यहाँ पे रहता है, इसमें यहाँ पे मूत्र एकत्रित हो जाता है इसके अंदर। तो उस समय जो यहाँ पे यूरिन ब्लेडर है, ये यूरिन ब्लेडर की जो भीतरी परत है वो किसकी बनी हुई होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेशी उत्तक तंत्रिका संयोजी उपकला उत्तक। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर डी एपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक है, उसकी ध्यान रखना है, यूरिन ब्लेडर की यहाँ पे भीतरी इनर लेयर यहाँ पे बनी हुई रहती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू यहाँ है, उससे है वो क्या होगी, इनिंग लेयर है वो यहाँ पे बनती रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि स्कूल स्वास्थ्य समिति का गठन कब किया गया। वेन वाज स्कूल हेल्थ कमेटी है वो कब यहाँ पे बनाई गई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1954, 60, 64, 1969। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1960 के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे वो स्कूल स्वास्थ्य समिति का यहाँ पे गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है।
तो चलिए दोस्तों, लगभग ये 40 एमसीक्यू जो आज के अपन ने सिलेक्ट किए थे, कितना स्कोर आप कर पाए वो जरूर बताइए। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए, अगर अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। और मॉर्निंग सेशंस के अंदर साथ ही में दोस्तों जो प्रतिदिन है वो अपन बूस्टर डोज डाल रहे हैं, वो भी आप लगातार लेते रहिए, आपकी तैयारी है वो और भी शानदार यहाँ पे होती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।